नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज एग्जिट पोल का दिन है क्योंकि 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अंतिम चरण जो था इस बार जो है शांतिपूर्ण जो मतदान हुआ उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके कोई भी ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जिससे कुछ बड़ा नुकसान हुआ हो। एग्जिट पोल में हरियाणा में हम आपको बताएंगे सटीक नतीजे कि इस बार क्या होने वाला है 10 की 10 सीटों पर। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत लंबा इनका एक्सपीरियंस है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल की आज बात आती है क्योंकि अंतिम चरण जो है आज समाप्त हो गया। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर 25 तारीख को चुनाव हो चुका है। क्या मानते हैं सर, क्या स्थिति रहने वाली है और किस तरह से किसका दिल धड़कने वाला है सर? आज देखो 7 चरण पूरे हो गए। आज शाम 6 बजे पोलिंग कंप्लीट हो गई है। बड़ा थकाऊ और लंबा आपकी बार चुनाव था और इसने न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष दोनों को थकाया है। तभी मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन गए हुए थे वहाँ पर ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए। वो एक्चुअली दिमागी रूप से आदमी जब थक जाता है या तो ध्यान से ये फ़ायदा होता है कि आदमी दोबारा से फ्रेश होने लगता है। तो कुछ लोग धार्मिक यात्राओं पर भी गए। अमित शाह जी गए हुए थे धार्मिक यात्रा पर। राहुल गांधी जो एक्सरसाइज पे जोर देते हैं, उन्होंने आज एक्सरसाइज पे जोर दिया। और इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी थी आज इसके नेताओं के आगे की रणनीति के लिए। तो आज ये जो चुनाव था बड़ा अलग तरह का चुनाव हुआ है हरियाणा में। पहला चुनाव था ऐसा जिसमें वोटर बोला ही नहीं। चाहे उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डाला, चाहे उसने भाजपा को डाला, परंतु उसने अपना मूड नहीं बताया। तो इसलिए जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अंधेरे में हैं। वो भी सही तरीके से अभी अनुमान नहीं लगा पाए और वो उनमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कह दें कि भाई मैं दावे से मैं जीत रहा हूँ। हाँ, वो अनुमान लगा रहे हैं अपने में, मैं जीत जाऊंगा, या पार्टी की पोजीशन को देख के अनुमान लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने अनुमान लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने अनुमान लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में अब की बार कड़ा मुकाबला था। देखो, पिछले बार कैंडिडेट 2 से लेके 6-6 लाख तक के मार्जिन में जीते थे। अब की बार मेरे को नहीं लगता कि कोई कैंडिडेट 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। 1 लाख हद मार के 1.25 लाख, चाहे वो गुड़गांवा हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो भिवानी हो, मार्जिन ज़्यादा नहीं रहने वाला। क्योंकि दो तरह का वोट चल रहा था, मोदी जी के हक का, मोदी जी के खिलाफ का। मुद्दे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तो मुद्दे उठाए क्योंकि विपक्ष में थे वो। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, किसान के मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पे बैकफुट पे थी क्योंकि इन सभी चीज़ों पे भाजपा 2014-2019 में ये वायदे कर चुकी है पहले। और देखो, कहीं ना कहीं ये वायदे पूरे नहीं हो पाए उनसे, तो वो बैकफुट पे थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे नई लाइन पकड़ी। भी ये चुनाव राष्ट्रवाद के लिए है, वोट फॉर नेशन। दूसरा, धर्म के नाम पर उन्होंने उठाया। मोदी जी पूरे देश में घूमे, उन्होंने राष्ट्रवाद को उठाया, धर्म के नाम पर भी इनडायरेक्ट कटाक्ष किए, कहीं पर जाति को लेके भी कटाक्ष किए उन्होंने। जो विपक्ष भी अब की बार आक्रामक था, चाहे राहुल गांधी थे, चाहे तेजस्वी यादव थे, चाहे अखिलेश यादव थे, ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल जो बीच में अचानक बेल पे आ गए तो वो मैदान में दोबारा कूदे। तो उन्होंने भी 20 दिन की जो उनको बेल मिली थी, आज तक की उनकी बेल है। उन्होंने आम पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक कहीं ना कहीं निराशा में थे उनका नेता के जेल में जाने से, उन्होंने उनमें जोश भर दिया। जान काफी देखने को मिली सर उनके हाँ, कार्यकर्ताओं में।
कहीं महसूस होने लगा कई बार तो भी कहीं भाजपा ने गलती तो नहीं कर दिया ईडी के थ्रू केजरीवाल को अंदर कर। बिल्कुल सर, काफी जोश जो था उनके कार्यकर्ताओं में भी था, जो उनके समाज के लोग थे, वैश्य समाज के लोग, उनमें भी देखने को मिल रहा था कि वो भी एक तरह से उनके पक्ष में थे, केजरीवाल जी के पक्ष में काफी उतरे भी थे। हाँ, तभी आप ये देखो ना, कुरुक्षेत्र की जो सीट है वहाँ वैश्य समाज 80 से 90% केजरीवाल के कैंडिडेट सुशील गुप्ता के हक में बोल रहा था, जबकि वहाँ जिंदल भी खड़े थे भाजपा से, परंतु वैश्य समाज का रुख भाजपा की बजाय आम पार्टी की तरफ। हाँ, गुप्ता जी इस बार बड़े आक्रामक तौर पर भी दिखाई दे रहे थे। और फिर किसान आंदोलन पे आ गए। किसान अब की बार बहुत कड़े रुख में था। पहली बार हरियाणा की राजनीति के इतिहास में किसान ने इतना कड़ा रुख किया हुआ था, चाहे वो दक्षिण हरियाणा का किसान था, चाहे वो उत्तर हरियाणा का किसान था, चाहे वो पश्चिम का था, चाहे पूर्व का था। किसानों के अंदर एक भावना थी बहुत ज़्यादा, भी हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो 2 साल उनका आंदोलन चला था उसको लेके उनमें गुस्सा था। वो गुस्सा हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, करनाल, इन सभी पार्लियामेंट्स में देखने को मिला, सिवाय गुड़गांव और फरीदाबाद। वहाँ और इश्यूज थे। अब गुड़गांव में राज बब्बर जी लेट आए, बहुत देरी से उनको उतारा गया, फिर भी चुनाव बन गया। वहाँ भी राविंदर जी पे आरोप थे कि वो हल्के में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, या जो वहाँ नू में वायलेंस हुआ था उसको लेके जो मुसलमान समुदाय था वो बहुत गुस्से में था आपकी बात। और उसके साथ ही फिर जो बावल का इलाका है या सोना में जो जाट है, वो किसान आंदोलन को लेके काफ़ी उत्तेजित थे वो लोग। तो वहाँ भी चुनाव बन गया, और चुनाव आखिरी में आते आते ऐसे लगने लगा भी हार जीत नज़दीकी हो गई। वहाँ पे जातीय समीकरण भी हावी रहे। इस बार 10 की 10 सीटों के ऊपर सर इस तरह का मुकाबले जो है देखने को मिल रहे हैं कि इतना नज़दीक की मुकाबले लग रहे हैं, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो। हालांकि रोहतक का जो शुरुआती दौर में कहा जाता था कि दीपेंद्र हुड्डा आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनके भी पसीने निकाल दिए। हाँ, क्योंकि देखो अब करनाल, गुड़गांव और रोहतक, ये 3 ऐसी सीटें थी जहाँ लगता था आसानी से सब कुछ हो जाएगा। परंतु आप देखो रोहतक के अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ आखिरी में लगा, सबने सब कुछ झोंक दिया। जातीय समीकरण भी वहाँ पर उभारे गए। जाट आरक्षण के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको भी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। किसान आंदोलन का भी फिर असर था। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट वहाँ अरविंद शर्मा लड़ रहे थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और पार्टी के अंदर भीतर घात भी थी उनके प्रति। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ भी चुनाव अच्छा बन गया। करनाल में ये माना जा रहा था मनोहर लाल जी आराम से चुनाव जीत जाएंगे। बुद्धि राजा बड़े नए कैंडिडेट आए थे, मतलब कि 30 साल का एक युवा यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो आया, और ये कहा जाने लगा भी कांग्रेस ने ना ये टिकट फेंक दी। मनोहर लाल जी को भी आखिरी के 4 दिन लोगों की चौखट नापनी पड़ी। बिल्कुल सर, झोली जो है वो फैला रहे थे, झोली भी फैलानी पड़ी। मतलब कि आदमी झोली तब फैलाता है जब उसको ये लगता है कि तू कहीं फंस चुका है। लेकिन इस बार सर चुनाव ने ये दिखा दिया कि जनता की कीमत कितनी है, वोट की कितनी कीमत है। एक एक नेता को ये पता लग गया कि लोगों के बिना मैं नेता भी नहीं हूँ। इस तरह का चुनाव जो है हरियाणा के अंदर बनाया है। देखो, प्रजातंत्र के अंदर होना तो ऐसे ही चाहिए। लोगों को अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए। वो किसी की खैरात पे ना जाए या झूठे नारों पे नहीं जाना चाहिए। जनता को एनालाइज करना चाहिए कि वो उसके हित में क्या है। ये नहीं
भाई मोदी जी ने कह दिया वोट फॉर द नेशन। नेशन के लिए उन्होंने तो कह दिया, आपको क्या लग रहा है कि वोट ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? भाई नेशन के लिए मांग रहे हैं या अपने लिए मांग रहे हैं? बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए पहले। भाई राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, हम कम कर देंगे। तो ये भी एनालाइज करना चाहिए, महंगाई बढ़ी तो कितनी बढ़ी, क्यों बढ़ी। तो लोगों को अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। इस इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं वोटर समझ रहा था भाई मेरे को वोट क्यों डालना चाहिए, किसके लिए डालना चाहिए। इस बार एक चीज और भी देखने को मिली सर, लोग जो है अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे थे। हाँ? उनसे जान रहे थे कि आपने क्या किया हमारे लिए, और अगर आप जीतोगे तो क्या करोगे। और आप जो उल्हाने देने थे उन्होंने उन्होंने शर्म नहीं की। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में नेता जब आते थे तो खुल करके लोग बोलते थे कि आपने हमारे आंदोलन के दौरान क्या किया, आप हमारे आंदोलन के अंदर दिखाई नहीं दिए। इस तरह के बयान जो है लगातार देखने को मिल रहे थे, लोगों के भी देखने को मिल एक्चुअली रहे आपने थे। देखो ना, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। आज एक चीज न्यूयॉर्क में हो रही है, आधे घंटे बाद आपको, आप यहाँ बैठे हो, आपको पता चल जाएगी क्या हुआ। तो लोगों को भी नेताओं की कारगुजारियाँ फटाफट पता चल रही थी, वो कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। काफ़ी हद तक लोग समझने लगे हैं आप, भाई नेता हमारे हमारे को कितना मूर्ख बनाते हैं। तो वो काफ़ी हद तक समझे। एक आधा चुनाव और आएगा और समझ जाएंगे, ताकि लोगों को समझ आएगी कि हम क्या हम मूर्ख बन के वोट डाल रहे हैं। हमें अंधभगत बन के वोट नहीं डालना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये है कि हमें अपने वोट की कीमत पता हो, और ये पता हो कि हमने ईमानदारी से वोट किसको डाला है। ये नहीं कि भाई किसी की हम भक्ति कर रहे हैं और वोट डालने लग जाए। किसी भी पार्टी या किसी नेता का भगत नहीं होना चाहिए इंसान को। इंसान को प्रजातंत्र के अंदर तर्क के आधार पर वोट डालना चाहिए। अपना अच्छा बुरा सोच करके हाँ, अपना, अपने समाज का, अपने देश का, अपने चारों तरफ का सब कुछ सोच के वोटिंग करनी चाहिए, ना कि किसी ने कह दिया और आपने वोट डाल दिया। और जिस प्रकार से 14 और 19 का चुनाव तो नेताओं ने घर बैठे जीत लिया, हाँ? लेकिन अब की बार उनको लुओं ने पका दिया। अब की बार तो आप ये देखो ना, 1 मई से गर्मी शुरू हो गई थी, और नेताओं को इतना पसीना बहाना पड़ा है कि हो सकता है कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में नहीं बहाया होगा। सही बात है। यानी कि 25 दिन ने उनके पूरे जीवन का पसीना काट दिया। तो बड़ा कड़ा मुकाबला था, और अब उसी कड़े मुकाबले के हिसाब से परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है, और आज तो सारे चरण जो है समाप्त हो चुके हैं। अंतिम चरण का चुनाव भी है, आज हो चुका है। और आज जब लोग एग्जिट पोल की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग हरियाणा के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें 10 सीटों में से उनके नेता कौन कौन से जीत सकते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कौन सी एक पहली सीट कौन सी जो है आप देना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को देना चाहेंगे जो बिल्कुल आपको सिक्योर लग रही है। अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, आपको क्या लगता है सर, बीजेपी को कुछ माइनस होगा हरियाणा में, क्योंकि 10 की 10 सीटें पहले उनके पास थी। अब की बार क्या लगता है सर? देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार मार्जिन बहुत कम रहेगा। बड़ा मुश्किल हो गया था कि एनालाइज करना भी कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 10 सीटें नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ परसेंटेज वोटों में कम आया है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने 60, 65, 63 इस तरह % वोट लिए थे, अब वो 45, 50, 52 इस पे खड़े हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे, इस बार बीजेपी माइनस पे गई है, यानी कि अब तक 10 की 10 सीटें उन्होंने जीती थी, अब की बार उन्हें पहले से कम सीटें मिलेंगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं आप जता रहे अब की हैं? बार देखो, एक चीज और भी थी, बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा में चुनाव ट्रायंगल नहीं था। जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे चौटाला जी की इनेलो थी या जेजेपी थी, वो अब की बार गौण हो गए। सिर्फ हिसार में और कुरुक्षेत्र में छोड़ के जेजेपी और इनेलो, मेरे को नहीं लगता कहीं 50,000 से ज़्यादा वोट ले पाएंगे। सिंबल बच पाएंगे सर इनके? मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि अब की बार लड़ाई वो वोटर समझ रहा था भी हमने वोट नहीं कटने देना।
लड़ाई इंडिया गठबंधन और कांग्रेस बीजेपी के बीच में थी। तो अगर हम सीटों को बांटते हैं, 6 सीटें ऐसी निकल के आई हैं जिन पे जीत दिखाई दे रही है। 6 सीटें सर, जानना चाहूंगा बीजेपी की या कांग्रेस की? 3 उनमें से कांग्रेस की हैं, 3 बीजेपी। अच्छा, 3-3 पर मतलब कांग्रेस आगे लगती है, 3 पर बीजेपी आगे लग रही है आपको? हाँ, ये हमारे अनुमान है, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है। हमने हर एक हल्के में कुछ वोटर्स से बात करी, पत्रकारों से बात करी, वहाँ के लोगों से बात करी। उसमें ये निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद की सीटें लगभग जीत रही। जी जी। कांग्रेस सिरसा, रोहतक और सोनीपत, इन 3 सीटों को क्लियर कर रही है। अब 6 सीटें तो लगभग तय हो गया, और ये भी मान के चलो जिस तरह का ट्रेंड है, कांग्रेस अब की बार 4 से 5 सीटें जीतेगी, भाजपा 5 से 6। अब हिसार, जी। भिवानी महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन चारों में बड़ा कड़ा मुकाबला है। मेरे को नहीं लगता कि इन चारों सीटों पे हार जीत 30-40 हजार वोटों से ऊपर नीचे हो। 30-40 हजार ज्यादा से ज्यादा। हार जीत किसी की भी हो सकती है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, परंतु हार जीत 30 और 40 हजार के से नीचे रहेगी। हिसार में बहुत कड़ा मुकाबला रहा। बरवाला, जी। उगलाना, उचाना और आदमपुर, इनमें कांग्रेस प्रत्याशी का अपर हैंड रहा। फिर हांसी, हिसार, बवानीखेड़ा, नलवा, इनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती दिखाई दी। आदमपुर में भी मेरे को लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, वहां अब की बार कांग्रेस की लीड रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के ऊपर सवालिया निशान वहां के वोटर्स ने लगा दिया। एक्चुअली बात कुलदीप बिश्नोई की नहीं है। कुलदीप बिश्नोई का बेटा खुद ही 10-12 हजार वोटों से जीता था। जब वहीं जब एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, तो कई बार बड़े बड़े नेता बह जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई देखो, एंटी इनकम्बेंसी में इंदिरा गांधी भी हार गई थी चुनाव 1977 में, और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हारना जीतना बड़ी बात नहीं है। बाकी कुलदीप बिश्नोई की भी फ्यूचर दाव पे है। वहाँ मेरे को नहीं लगता कि 20-25 हजार से ज़्यादा की हार जीत हिसार में हो। बिल्कुल दोस्तों, हिसार के अंदर जो हार जीत निकल कर के आ रही है वो 20 से 25 हजार वोटों की ही लग रही है कि दोनों में से जो भी कैंडिडेट 20 या 25 हजार से ऊपर होगा, उतना ही मार्जिन जो है वो दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया है। सर क्या कहेंगे आगे आप? अब भिवानी महेंद्रगढ़ में 3 जिले हैं। जहाँ तक भिवानी महेंद्रगढ़ गया तो बड़ा टफ मुकाबला रहा, क्योंकि पहले क्या होता था कि 2 चुनावों में पिछले तो बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, और वो बड़े मार्जिन से हार रही थी धर्मवीर से। अब की बार एक तरफ तो किसान आंदोलन का असर था, दूसरा कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से वहाँ एक अहीर को उतार दिया, दान सिंह को। क्योंकि कांग्रेस ज़्यादातर, जब दोनों चुनावों में कांग्रेस ने देखा कि श्रुति चौधरी को अहीरवाल में ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा, और सर्वे रिपोर्ट में ये भी आ रहा था कि आज भी अहीरवाल के अंदर अगर हम श्रुति चौधरी को उतारते हैं तो उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि मोदी फैक्टर प्रिवेल कर रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मोदी फैक्टर को काटने के लिए कांग्रेस ने राव दान सिंह को वहां से उतारा, और कांग्रेस का ये दाव सही बैठा। दान सिंह ने धर्मवीर को चिंता में डाल दिया, और हालात ये हो गए कि दोनों ने शायद अपनी लाइफ का सबसे कड़ा चुनाव लड़ा है। और दोनों ही दोस्त भी हैं। दोनों दोस्त हैं। वो दोनों ने पूरे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं, हाँ, कोई छीटाकशी इन दोनों ने नहीं किया। इसलिए कार्यकर्ताओं में भी नहीं हुई छीटाकशी। वैसे अच्छी चीज भी है ये। हाँ, दोनों मुद्दों पे लड़े। मुद्दों पे वो अपनी पार्टी की नीतियां रख रहे थे, धर्मवीर अपनी पार्टी का एजेंडा रख रहे थे। तो बड़ा सौहार्दपूर्ण चुनाव था। भिवानी में तो मेरा ख्याल है, आप ये मान के चलो, सन 1982 के बाद 18 और 24, 42 साल के बाद कोई चुनाव इतना पीसफुल देखने को मिला। 3 जिले हैं, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी। जी जी। दादरी जिले में कुल मिला के दान सिंह धर्मवीर से आगे हैं। भिवानी जिले में, जिसमें तोशाम, भिवानी, लोहारू आ जाते हैं, धर्मवीर की बढ़त है, अच्छी बढ़त है। अब आ जाता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में दोनों का दावा है वे अच्छी लीड का, अच्छा मुकाबला है। महेंद्रगढ़ में दान सिंह अच्छा कर रहे हैं, तो धर्मवीर अटेली में दावा कर रहे हैं कि मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा। नांगल चौधरी और नारनौल को लेकर विरोधाभासी खबर आ रही हैं, तो इसलिए नारनौल के अंदर भी मुकाबला हो गया। जी बिल्कुल। अब नारनौल में कौन हारता है या जीतता है, ये हार जीत पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि दादरी धर्मवीर, भिवानी धर्मवीर, दादरी दान सिंह, महेंद्रगढ़ अब विजय बैलेंस आ गया। जनता ने किसको मत दिया है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, परंतु मुकाबला कड़ा है। हार जीत यहाँ भी 25-30 हजार है, लेकिन दोनों ही नेता जिस प्रकार से जीत की अपनी, दोनों आश्वस्त हैं। आश्वस्त हैं। जीत को लेकर दोनों आश्वस्त हैं। धर्मवीर जी भी आश्वस्त हैं और दान सिंह जी भी आश्वस्त हैं। फिर आ जाओ आप कुरुक्षेत्र से। अब कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, आम पार्टी के। उन्होंने अपना कैंपेन लगभग 1.5-2 महीने पहले शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़ा विग्रस कैंपेन किया वहां पर, और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का उन्हें समर्थन मिला। और सेकेंडली, पंजाब से लगता हुआ है कुरुक्षेत्र का अधिकांश हिस्सा। जी, आपका गुल्ला का इलाका है या पिपली का है, कुरुक्षेत्र कई तरह से पंजाब से, और पंजाब में आम पार्टी की सरकार है। और जो जट सिख है उसका जुड़ाव आम पार्टी से ज्यादा है या कांग्रेस से है, तो आम पार्टी का कैंडिडेट हो गया वो। जी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पैराशूट से उतार दिया विनोद जिंदल, अपना जिंदल जी। अब नवीन जिंदल जिनके बारे में पिछले चुनाव में मोदी जी ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था, अभी कोयले की दलाली करते हैं, ये करते हैं, तो आज मोदी जी उसके लिए वोट मांगने नहीं जा पाए। हालात ऐसे बन गए, किस मुंह से मांगते वोट। वहां पर अभय चौटाला भी हैं। अभय चौटाला ने भी, जब किसान आंदोलन था, देखो एकमात्र एमएलए हैं हरियाणा के जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव भी लड़ा। बहुत बड़ी बात। परंतु चुनाव अब की बार हो रहा था मोदी जी एंटी मोदी। कई बार कहते हैं ना, भाई का दुख नहीं है, भाभी का नखरा ढीला हो जाएगा। अपने हरियाणवी में कहावत है। अगर इस कहावत पे वोट उतर गए तो नवीन जिंदल की सीट खतरे में। और अगर लोगों ने अभय चौटाला का जो किसान आंदोलन का रुख है उसको देखते हुए वोट दिया, जट सिख ने, जाट ने, हो सकता है कि
ट्रायंगल जब बटेगा तो नवीन जिंदल निकल जाएंगे। तो ऐसे में परंतु हार जीत वहां भी बहुत थोड़ी है, 30-40 के बीच। तो चौटाला जी को लगता नहीं कि ये आस उनकी पूरी हो पाएगी। हाँ, क्योंकि चौटाला जी जिस सोच से खड़े हुए थे शायद वो पूरी ना हो। अंबाला सीट, वहां से कटारिया जी की डेथ के बाद उनकी वाइफ बंतो कटारिया जी को उतारा गया। वो बिल्कुल एक गृहिणी है। वो पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ रही थी, उनका अपना कुछ नहीं था, प्योरली मोदी जी के नाम पे। जबकि आपको देखो ना, भिवानी में धर्मवीर ने एक अपनी मैनेजमेंट से चुनाव को उठाया है। हाँ, अगर धर्मवीर जी की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो भिवानी में आज मान के चलो 1 लाख वोटों से हारता, 1 लाख वोट कम से कम कांग्रेस वाला जीत जाता। क्योंकि धर्मवीर जी का एक अपना मैनेजमेंट था, यहाँ पर अपना उनका वोट बैंक था, अपना एक व्यवहार था। वो उसने इस मुकाबले को कड़ी टक्कर में ला दिया। अब वहाँ बंतो के साथ ये चीज़ें नहीं है। बंतो कटारिया जी प्योरली मोदी जी के नाम पे चुनाव, वो बिल्कुल नहीं है राजनीति में। वरुण मुलाना कांग्रेस के कैंडिडेट थे, फूलचंद मुलाना होते थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके पुत्र हैं। वो उन्होंने एक यूथ होने के नाते उनका अच्छा वहाँ पकड़ भी है और युवाओं में अच्छा क्रेज भी है उनका। उन्होंने मोदी जी की जो हवा थी उसको वहाँ रोकने का प्रयास किया। कितना रोक पाए ये परिणाम बताएंगे। तो कुल मिला के 10 में से 6 सीटें लगभग तय हैं, 3-3, 4 पे मुकाबला है। जो मोटा मोटा समीकरण एज और उसको देखते हैं तो कांग्रेस 4 से 5, भाजपा 5 से 6। कांग्रेस की अगर बात करें सर, कांग्रेस को भी कौन कौन सी सीटें आपको सेफ लग रही हैं जो आसानी से वो लोग निकाल पाएंगे? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना, 3 सीटें हैं, सिरसा जी, रोहतक और सोनीपत, उस पर कांग्रेस का एज है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कांग्रेस का हिसार, रोहतक और सोनीपत, इनके सिरसा माफी चाहेंगे, सिरसा, रोहतक और सोनीपत, इन तीनों के ऊपर कांग्रेस का एज लग रहा है, यानी कि वो इन तीनों सीटों पर सेफ दिखाई दे रही हैं। खैर आने वाला समय बता पाएगा, 4 तारीख बता पाएगी। करनाल, गुड़गांवा और फरीदाबाद भाजपा सेफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, करनाल, गुड़गांवा और फरीदाबाद के अंदर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारे एग्जिट पोल है। हमारी जो सूचनाएं हैं, हमने जहां फोन करके सूचनाएं एकत्रित करी हैं, वहां के लोगों से, वहां के पत्रकारों से जानकारियां हासिल की हैं, हमें ये सूचनाएं बिल्कुल तथ्यपूर्वक लग रही हैं और लग रहा है कि इतनी सीटें कांग्रेस को आएंगी और 3 सीटें बीजेपी को जो साफ तौर पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी मुकाबला जिस प्रकार से हुआ है, कई सीटें मुकाबले पर है जिनका परिणाम 4 तारीख को आएगा। क्योंकि आप ये देखो ना, जो मुकाबले में है सीटें, अगर उनको एनालाइज करते हैं तो कांग्रेस 4 से 5 के बीच में दिखाई दे रही है। कांग्रेस 4 से 5 और भाजपा 5 से 6। भाजपा 5 से 6 सीटों पर आगे हो सकती है। ये परिणाम जो है, ये हमारा एग्जिट पोल है। ये आपको पूरी सूचनाएं जो है आज ही हमने बता दी हैं। हालांकि 4 तारीख बता पाएगी सही तौर पर किसको क्या मिलता है, और हमारी सूचनाओं के हिसाब से जो हमने आपको बताई है, ये हमने आपको आज पूरा एनालाइज करके हरियाणा की 10 सीटों के परिणाम आज ही बता दिए हैं। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी, हमारे को यही आपसे उम्मीद भी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। नमस्कार।